एक ऐसा मुल्क जहां टेक्नोलॉजी भी है, तरक्की भी, और एक ऐसी रियलिटी जो अक्सर अंधेरों में छुपा दी जाती है। क्या ये एक प्रोफेशन है या फिर मजबूरी का दूसरा नाम? एक ऐसा बाजार जहां इंसान नहीं, इंसानियत बिकती है, जिसे कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन। इंडिया के लगभग हर कोने में ये अंधेरों का बाजार पाया जाता है। हमारे माँ ने थोड़ी ये पैदा किया था कि भाई रोटी खाना में जाओ और धंधा करो बोल के। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बातें। तो पुलिस के पास कंप्लेंट करने गया, मेरे को ही अंदर डाल दिया। Whenever I had a doubt and I used to go to school to ask, they used to tell me तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तू लड़की की बेटी है, तू लड़की बनेगी। आदाब, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म MCJ मानू में आपका खैर मकदम। मैं लाइबा सालिम और आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज। आज हम जानेंगे इंडिया के उस बाजार के बारे में जहां मजबूरी, गुर्बत और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मिलकर एक खौफनाक सिस्टम बनाते हैं। अक्सर लोग इस टॉपिक पे बात करने से बचना चाहते हैं, लेकिन सच ये है, अगर हम इसे इग्नोर करते रहेंगे तो लाखों जिंदगियां अंधेरे में ही रह जाएंगी। नंबर्स की बात करें तो तस्वीर और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। इंडिया में 6 से 8 लाख रजिस्टर्ड सेक्स वर्कर्स हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स के मुताबिक ये नंबर 30 लाख तक हो सकता है। इंडिया के कुछ रेड लाइट एरियाज इस इंडस्ट्रीज का मरकज बन चुके हैं। मुंबई का कमाठीपुरा, दिल्ली का जीबी रोड और कोलकाता का सोनागाची। सोनागाची में ही 10,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स रहती हैं। मगर ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये जिंदगियां हैं। यहाँ पे कौन आना चाहता था, किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या होता क्या नहीं। उस टाइम उतना दिमाग भी क्या था हम लोगों का, अच्छा दिमाग था। ऐसे ही कोई लेके आया काम करने के बहाने में। अक्सर लोग समझते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन एक चॉइस होती है। ज्यादातर सेक्स वर्कर्स फोर्स प्रोस्टिट्यूशन का शिकार होती हैं और कितनी लड़कियां 18 साल से पहले ही इस दुनिया में ला दी जाती हैं। सोचिए, एक लड़की जो स्कूल में होनी चाहिए थी, वो किसी अंधेरी गली में खड़ी होती है। कुछ को नौकरी का झूठ बोलकर शहर लाया जाता है, तो कुछ को तो उनके अपने ही लोग बेच देते हैं। उन्हें कमरों में बंद कर दिया जाता है और जब वो मना करती हैं तो उन्हें पीटा जाता है, और कुछ सिर्फ गुर्बत के हाथों मजबूर होती हैं। उनके पालने के लिए, नौकरी के लिए बाहर निकली थी, मगर हम नहीं सोचा था इस लाइन में आ जाएंगे। क्योंकि बच्चों पालने पड़ते, माँ बाप गरीब है, खेती बाड़ी नहीं है, इसलिए करना पड़ता है। और खाने को कुछ नहीं है तो करना पड़ता है हमें मजबूरी में। इन ब्रोथल्स में लड़कियों को हार्मोनल ड्रग्स या इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, जो जिस्म पर टेम्परेरी हार्मोनल इफेक्ट डालते हैं और लड़कियां अपनी उम्र से कई साल बड़ी दिखने लगती हैं, जिसके बाद उन लड़कियों से काम करवाने में आसानी हो जाती है। इंजेक्शन इलीगल हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर इन्हें यूज किया जाता है। जब मैं 15-16 साल की थी तब पढ़ाई करती थी, 10वीं में पढ़ाई करती थी, तो फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ के फिर इस काम में उतरी। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन का कानून भी कॉम्प्लेक्स है। जिस्म फरोशी टेक्निकली इलीगल नहीं, लेकिन ब्रोथल चलाना, पिम्पिंग और पब्लिक सोलिसिटेशन इलीगल हैं। इस वजह से ये इंडस्ट्री अक्सर अंडरग्राउंड चलती है। कई सेक्स वर्कर्स ब्रोथल में रहती हैं, जहां उनका पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है। वो जो टाइम हमने काटा है, और से मैं यही दुआ मांगूंगी वो टाइम किसी को ना दे। तो बहुत मुसीबत है, बहुत झेलना पड़ता वहाँ पे। जेल में रहने के बाद में वो कैसा इंसान को आज़ादी मिल जाती है कैदी को, तो लेकिन वो तो कैदी से भी बदतर जिंदगी है हमारी औरतों की। वो जिंदगी हमने काटी है। अक्सर लोग समझते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन में बहुत पैसा है, मगर रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। पुलिस के देने हैं, जैसे मुझे दलाल के देने हैं, मालकिन के देने हैं और ओनर के देने हैं, जैसे मुझे, और फिर जो कपड़े वाला है उसकी किस्तें देनी है, जो डॉक्टर आता है रेगुलर चेकअप के लिए, चूल्हा साहब, उसके पैसे देने हैं, मेकअप के देने हैं, चूल्हा के देने हैं, तो वो सारा उसके दिमाग में घूमता रहता है। और 200-250 पे भी बहस होती है। कई जगहों पर एक सेक्स वर्कर्स को हर क्लाइंट के बदले सिर्फ 300 से 500 रुपए मिलते हैं, और उसमें से भी ब्रोथल ओनर का हिस्सा, दलाल का हिस्सा और रूम रेंट सब कट जाता है। कई औरतें दिन के 8-10 क्लाइंट तक फेस करती हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ ज्यादा नहीं बचता।
वो नीचे ही पूछते हो कितना लेगी, तो मैं बोला 350। तो बोला ओपन करके देगी, तो मैं सीधा बोलती थी 500 रुपये देगा, तो आती हूँ। इस सिस्टम का सबसे पेनफुल हिस्सा सिर्फ औरतें नहीं बल्कि उनके बच्चे हैं। रेड लाइट एरियाज में पैदा होने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, सोशल स्टिग्मा का शिकार होते हैं और कई बार वो भी इसी साइकिल में फंस जाते हैं। कई एनजीओज उन बच्चों को रेस्क्यू करके स्कूल्स में भेजने की कोशिश तो करते हैं, मगर हर बच्चा इतना लकी नहीं होता। People get to know my background that I'm a daughter of sex worker. People see me as a disgrace. I was raped for 6 years in school, from the age of 10 to 16. I was bullied for my skin color and I was called Kawa, Cowdung and Kali. The person who raped me put his feet on my neck and said I deserve this because my mother is a sex worker. They used to tell me तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तू रंडी की बेटी है, तू रंडी बनेगी. But they never see me as Sandhya, who I am today. इंडिया के लगभग हर कोने में ये अंधेरों का बाजार पाया जाता है, लेकिन इंडिया के कुछ स्टेट्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है। कर्नाटका में सबसे ज्यादा फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और दिल्ली। ये सिर्फ शहरी मसला नहीं बल्कि एक सोशल क्राइसिस है। हर साल ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ कई पुलिस रेड्स भी होती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक इंडिया में हर साल हजारों ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस रजिस्टर होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, इन्होंने भी कई ऐसे केसेस रिपोर्ट किए हैं जहां माइनर लड़कियों को रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू किया गया। उन 99% लड़कियों को नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर एक सेक्स वर्कर के नाम से जाना जाएगा। कुछ जब हम ग्लोबल डेटा देखते हैं तो पता चलता है कि प्रोस्टिट्यूशन सिर्फ एक शहर या एक मुल्क की प्रॉब्लम नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रियलिटी है। लेकिन इस ग्लोबल क्राइसिस के बीच इंडिया में कुछ कहानियां और भी ज्यादा दर्दनाक हैं। ऐसी कहानियां जहां प्रोस्टिट्यूशन सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि जनरेशन से जनरेशन तक चलने वाली एक सोशल साइकिल बन चुकी है। और इसी रियलिटी को समझने के लिए हमें देखना होगा मंदसौर के एक गांव। एमपी के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के कुछ विलेजेस में ऐसी रिवायत देखी गई जहां कई फैमिलीज में लड़कियों को रिवायत के नाम पे जनरेशन से जनरेशन सेक्स वर्क में धकेल दिया जाता है। इस सिस्टम से निकलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब पूरी कम्युनिटी ही एक साइकिल में फंसी हो तो एक लड़की के पास बचने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ये सिर्फ गुर्बत की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सोशल साइकिल है जहां जनरेशन से जनरेशन तक चलती आ रही है। नीमच मंदसौर तालाब में लगभग 2000 नाबालिग बच्चियां हैं जो इस प्रोस्टिट्यूशन के देह व्यापार के दलदल में फंसी हुई हैं। यहाँ पर मशरा कम्युनिटी की नाबालिग बच्चियां हैं 10 से 12 साल की बच्चियों से जबरन वेश्यावृत्ति कराते हैं, जिसमें अभी रेस्क्यू की कुछ अन्य जिले की भी माइनर लड़कियां हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ रेड्स और रिपोर्ट्स से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? हर स्टैटिस्टिक के पीछे एक जिंदगी होती है, एक कहानी होती है, एक ख्वाब होता है। ये सिर्फ इंसान नहीं, किसी की बेटी, किसी की बहन और किसी की माँ होती हैं। मगर सोसाइटी अक्सर उन्हें सिर्फ एक लेबल दे देती है, प्रोस्टिट्यूट। कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, कुछ और काम मिल जाए? बिल्कुल, हम सोचते हैं हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हम नहीं करना चाहते, हम नहीं करना चाहते। बिल्कुल हमें बोलना चाहिए कि हमें कुछ और मिल जाए, तो ये बिल्कुल हम बंद करना चाहते हैं। हर रात जब शहर सो जाता है तो कुछ जिंदगियां सिर्फ गुजारने के लिए जीती हैं। उन्हें सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, मगर सच ये है कि ये बाजार तब तक जिंदा रहेगा जब तक इसे खरीदने वाले जिंदा रहेंगे। बॉडी पार्ट, क्योंकि वहाँ बॉडी पार्ट्स की कीमत है और कुछ नहीं है। ना आपकी फेस वैल्यू है, ना आपका रंग की कोई वैल्यू है, बस बॉडी की वैल्यू है। जब तक गुर्बत, ट्रैफिकिंग और डिमांड मौजूद रहेगी तब तक ये बाजार भी जिंदा रहेगा। सवाल ये नहीं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं, सवाल ये है कि हम इसे देखना चाहते हैं या नहीं। जब तक भगवान चाहेगा खुद ही निकाल देगा। अगर हम चाहेंगे ना खुद से निकलने के लिए, दोबारा यहीं पे आ जाते हैं। इसीलिए भगवान के भरोसे छोड़ रखा, एक ना दिन तो उसको रास्ता आएगा, रहम तो आएगा, वो खुद ही निकाल देगा। ये मान के चला। ये कहानियां सिर्फ उन औरतों की नहीं बल्कि एक ऐसी सोसाइटी की भी है
जो अक्सर इन्हें देखकर भी नज़रअंदाज कर देती है। जब तक सोसाइटी खामोश रहेगी ये कहानियां यूं ही छुपी रहेंगी। ये थी अंधेरों की कहानी जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आप देख रहे थे अनटोल्ड स्टोरीज। मैं लाइबा सालिम अब आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए सच और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।